आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज गुड़िया की नानो जो आ रही थी। पीपल के बड़े पेड़ पर बैठी गुड़िया अपनी नानो का इंतजार कर रही थी और फिर उसे दूर से ही अपनी नानो आती हुई दिखाई देती है और वो खुशी से उछलने लगती है। नानो आ गई, नानो आ गई। ऐसे कहते हुए गुड़िया उड़कर अपनी नानो की तरफ जाती है। नानो, मैं सुबह से ही आपका इंतजार कर रही थी। बहुत गर्मी थी गुड़िया बेटी, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। फिर गुड़िया और उसकी नानो घर आ जाती हैं। गुड़िया की मम्मा नानो को ठंडा लाल शरबत देती है। बारिश हुए भी काफी समय बीत गया है, इसलिए गर्मी बहुत बढ़ गई है। नानो, नानो, मेरे लिए क्या लाई है? मैं अपनी गुड़िया के लिए लाई हूँ छोटी सी गुड़िया। ये कहते हुए गुड़िया की नानो अपने थैले से गुड़िया को एक गुड़िया निकाल कर देती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। माँ, सब पड़ोसी ठीक थे क्या? हाँ बेटी, सब ठीक थे। तुम तो आई नहीं मुझसे मिलने, सोचा मैं ही मिल आती हूँ। फिर वो सब ऐसे बातें करते हैं। फिर शाम को गुड़िया की मम्मा नानो को खाना देती है। मम्मा, मैं भी खाना नानो के साथ ही खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बेटी मेरे साथ ही खाना खाएगी और मैं नानो के साथ सोऊंगी भी। फिर गुड़िया और उसकी नानो खाना खा लेती हैं। उन दिनों गर्मी भी बहुत बढ़ रही थी और जंगल में मच्छर भी बहुत था। पहले तो वो सब बैठकर बातें करते रहते हैं, मगर जब गुड़िया की मम्मा सोने के समय अपना पंखा चलाती है तो वो खराब था। एक धुआं सा निकलता है और थोड़ा सा चलने के बाद पंखा बंद हो जाता है। ये क्या हुआ गुड़िया बेटी? इस पंखे को भी आज ही खराब होना था। मम्मा, पंखे की तार जल गई है। उधर मच्छर भी नानो के गिर्द गिर्द था। लगता था मच्छर तो आज गुड़िया की नानो को उठाकर ही ले जाएगा। रानो बेटी, यहाँ तो मच्छर बहुत है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कैसे नींद आएगी? आप चिंता न करें माँ, मेरी पड़ोसन कव्वी के घर में एसी लगा हुआ है। आज की रात हम सब वहाँ चले जाते हैं। फिर वो सब गोरी कव्वी के घर चले जाते हैं। गोरी बहन, मेरा पंखा भी आज ही खराब होना था। माँ जी आई हुई है, मच्छर तो सोने नहीं दे रहा था, इसलिए आज की रात हम आपके पास ही रुकेंगे। गोरी तो चुप रहती है, मगर कालू कौवा जो थोड़ा सा गोरी कव्वी से अच्छा था कहता है। हाँ हाँ चिड़िया रानी, ये घर भी आपका अपना ही है। ये कहते हुए कालू कौवा एसी चलाता है। एसी की ठंडी हवा के आते ही गुड़िया और नानो तो सो जाती हैं। चिड़िया, मैं चुप इसलिए थी कि एसी का बिजली का बिल भी बहुत आता है। मैं तो कभी कभार ही एसी चलाती हूँ। कोई बात नहीं गोरी बहन, इस बार जब बिजली का बिल आएगा तो मैं उसमें से कुछ पैसे दे दूंगी। ये सुनकर गोरी कव्वी बहुत खुश होती है। रात गुजर जाती है और फिर गुड़िया की नानो भी वापस चली जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा अपने घर में बैठी हुई थी। गुड़िया आज बहुत उदास थी। कल इस समय नानो रास्ते में हमारे पास आ रही थी। मुझे पता है बेटी, आप बहुत उदास हो। चिंता ना करो, जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो मैं आपको ले जाऊंगी नानो के पास। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो गोरी हर रोज ही एसी चलाकर सोती थी। उसके पति ने पूछा तो कहने लगी,
बारिश चल रही थी, लेकिन अंधेरा गहरा था और ठंडी हवा अब भी तीर की तरह चल रही थी। बस कुछ ही दूर और चिंकू पिंकू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी सामने से दो काली परछाई आई। ओए चिड़िया रानी, कहाँ चली बारिश में? चिकी चौंक गई। सामने दो शिकारी पक्षी रास्ता रोककर खड़े थे। आज तो किस्मत चमकी है, बारिश में भी नसीब ने हमें गरम गरम चिड़िया भेजी है। आज हम चिड़िया तुझे खा जाएंगे। अब चिकी चिड़िया के सामने यह नई मुसीबत आई थी। चिड़िया ने सोचा, इस बार में नहीं बच सकती, क्योंकि आज दोनों दरिंदे बदमाश इकट्ठा होकर आए हैं। मुझे आज बल से नहीं परंतु दिमाग से काम लेना होगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जब दुश्मन को हराना हो तो उनमें फूट डालो, जिसे दुश्मन की ताकत आदि हो जाती है। तुम दोनों बहादुर शिकारी हो ना, और मुझे खाना चाहते हो ना, परंतु तुम दोनों में से जो सबसे बड़ा शिकारी और सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही मुझे खाएगा। मैं तो सबसे खतरनाक हूँ, पंखों से पंजे तक मौत हूँ, मौत। तेरी औकात नहीं मेरे सामने, मैं तो उड़ते परिंदे गिराता हूँ। तू मुझसे बड़ा शिकारी नहीं हो सकता। तो भेड़ो ना, दिखाओ असली ताकत। मुझे तो वही खा सकता है जो सबसे ताकतवर है। दोनों शिकारी जल उठे। कौवा उड़कर सुल्तान की ओर झपटा। सुल्तान ने पलटवार किया। सबसे पहले मैं तुझे खाऊंगा, फिर इस चिड़िया को। तू खा नहीं पाएगा कालू। दोनों एक दूसरे को नोचते हुए हवा में झगड़ते हुए नीचे गिर पड़े। दोनों की हालत खराब हो गई और बेहोश हो गए। चिकी इसी मौके का फायदा उठाते हुए चुपचाप वहां से जल्दी उड़ते हुए निकल गई। उसके मन में एक ही बात थी, बच्चों तक पहुंचना है, बस अब देर नहीं। चिंकू और पिंकू कांपते हुए बैठे थे। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन डर अब भी घोंसले में था। तभी हवा में एक जानी पहचानी गंध आई। चिंकू, मेरे पिंकू, मैं लौट आई। मम्मा, हम कब से राह देख रहे थे कि आप कब आएंगी। मेरे लाल, तुम दोनों ठीक हो ना? डर तो नहीं लगा? बहुत डर लगा मम्मा, बिजली भी चमक रही थी। चिंकू बार बार बाहर देख रहा था। मैं तो कह रहा था ना जल जाएगा। बेटा, कभी कभी डर जरूरी होता है, लेकिन बहादुरी ये है कि डर के बाद भी टिके रहो। तुम दोनों ने बहादुरी दिखाई। पंखों में छुपाए हुए गेहूं को निकालकर मजेदार खाना बनाया और बच्चों को दिया। बच्चों ने भूख के कारण खाना खा लिया। अगली सुबह बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन घोंसले में सन्नाटा था। सूरज की हल्की रोशनी घोंसले में पड़ी तो चिकी ने देखा चिंकू एक कोने में पड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें आधी खुली थी और शरीर तप रहा था। चिंकू, ओ बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, पूरा बदन चल रहा है। हे भगवान, बुखार इतनी तेज, अब मैं क्या करूं? मम्मा, चिंकू को क्या हो गया? ये तो बोल भी नहीं पा रहा है ठीक से। चिकी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। तू ठीक हो जाएगा बेटा, मम्मा यही है, कुछ करेगी, कुछ जरूर करेगी। उसने चिंकू को अपने पंखों में लपेट लिया। दिन भर वो उसके पास बैठी रही, चिंकू को साल भी दे दी। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, टुनी को पिंकू की हल्की खांसी सुनाई दी। मम्मा, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, सर भारी है। नहीं, अब तू भी? ये क्या हो रहा है मेरे बच्चों को? हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया? भूख मिटाने चली तो बारिश आई, बारिश में निकली तो शिकारी आए, और शिकारी से बचकर आई तो अब ये बुखार। क्या मेरी ममता की परीक्षा ले रहे हो तुम? पिंकू और चिंकू दोनों अब मम्मा के पंखों के बीच पड़े कराह रहे थे। चिकी का मन टूटा हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी एक जिद थी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं माँ हूँ, और माँ कभी घोंसले में बैठकर अपने बच्चों
अभी वो दोनों गाड़ी की तरफ भागने ही वाले थे कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। एक लकड़ी की लाठी जमीन पर टकरा रही थी। अंधेरे के बीच से एक धुंधली पीली रोशनी उभरने लगी। एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी लालटेन की लौ नीली पड़ रही थी। रात बहुत गहरी है मुसाफिरों, और इस जंगल की भूख उससे भी गहरी। बाबा, आप कौन हैं? यहाँ कैसे? हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मदद? इस जंगल में रूहें रास्ता भटकती हैं, मदद नहीं मांगती। तुम लोग काला कुआं की जमीन पर खड़े हो। आज अमावस्या है, आज यहाँ का पत्थर भी बोलता है। बाबा, हमें बस यहाँ से निकलना है, हमें डर लग रहा है। डरना भी चाहिए बेटा। इस मिट्टी के नीचे वो लोग दबे हैं जिन्होंने भूख और प्यास में अपनों का ही मांस नोच लिया था। 100 साल पहले इसी रात को गांव का कुआं सूख गया था। लोग पागल हो गए थे। उन्होंने एक दूसरे का खून पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। तब से ये जगह शापित है। बूढ़े ने अपनी लाठी से दूर एक पुराने ढह चुके कुएं की ओर इशारा किया। वहां से एक अजीब सी सुबकने की आवाज आ रही थी। बाबा, आप हमें डरा रहे हैं। हम शहर से आए हैं, हम इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। यकीन आंखों को नहीं, रूह को होता है बेटा। वो देखो, कुएं की मुंडेर पर, क्या तुम्हें वो औरत नहीं दिख रही जो अपने बच्चे को खून पिला रही है? राघव, मुझे कुछ दिख रहा है। एक औरत सफेद कपड़ों में, वो हमारी तरफ देख रही है और मुस्कुरा रही है। वो बुला रही है तुम्हें। आज की रात उसे 2 नए मेहमान चाहिए। अमावस्या का अंधेरा कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और बूढ़े की लालटेन बुझ गई। जब राघव ने अपनी टॉर्च जलाई तो वहां न तो वो बूढ़ा था और न ही कोई आवाज। बस एक पुरानी लाठी जमीन पर पड़ी थी जो अब एक सड़ी हुई हड्डी की तरह दिख रही थी। बूढ़ा गायब हो चुका था, लेकिन उसकी डरावनी हंसी अभी भी हवा में तैर रही थी। राघवदेव और समीर पत्थर की तरह जम गए थे। तभी गाड़ी का रेडियो अचानक फिर से चालू हुआ, लेकिन इस बार शोर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सुरीली और जानी पहचानी लोरी बज रही थी। वही लोरी जो राघव की मां उसे बचपन में सुनाती थी। समीर, सुन रहा है? ये तो वही गाना है। मेरी मां, वो यहां है। क्या बकवास कर रहा है राघव? तेरी मां यहां कैसे हो सकती है? होश में आ, ये जंगल हमें पागल कर रहा है। देख समीर, सामने देख, वो मेरा घर है। वो खिड़की, मेरी मां वहां खड़ी मुझे बुला रही है। वो कह रही है कि खाना ठंडा हो रहा है। समीर ने टॉर्च उठाई और सामने देखा। वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ कंटीली झाड़ियां और एक गहरी खाई थी जिसके नीचे वही काला कुआं था। लेकिन राघव को कुछ और ही दिख रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। राघव, रुक, वहां खाई है। तू कहां जा रहा है? मेरी बात सुन। समीर, तू भी आना। देख, अंदर कितनी रोशनी है। बूढ़ा सही कह रहा था, अमावस्या का अंधेरा बहुत सुकून देता है। राघव धीरे धीरे खाई की मुंडेर की तरफ बढ़ने लगा। समीर ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, समीर के मुंह से चीख निकल गई। राघव का शरीर लोहे की तरह ठंडा था और उसकी खाल कागज की तरह फटने लगी थी। तू राघव नहीं है। तेरा चेहरा पिघल रहा है। राघव तो कुएं में गिर गया समीर, बहुत साल पहले। आज तो सिर्फ मैं हूं। अचानक चारों तरफ से वही खटखट की आवाज आने लगी। सैकड़ों लालटेन की रोशनी झाड़ियों से उभरने लगी। वो सब बूढ़े चौकीदार जैसे दिख रहे थे जिनके चेहरे नहीं थे। उन्होंने समीर को घेर लिया। नहीं भगवान, मुझे बचा लो, मुझे यहां से जाना है। अमावस्या प्यासी है। समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक तेज चीख पूरे जंगल में गूंजी और फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी ने उस भयानक जंगल के राज खोल दिए। पुलिस को सड़क के किनारे वही पुरानी जीप मिली। गाड़ी का बोनट खुला था, लेकिन इंजन में कोई खराबी नहीं थी। गाड़ी के पास राघव का कैमरा गिरा हुआ था। जब पुलिस इंस्पेक्टर ने कैमरे का प्ले बटन दबाया
तो वीडियो में सिर्फ देखो, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। खूब खाओ पियो, मजे की जिंदगी जियो, लेकिन बस मुझे एक बच्चा पैदा करके दे दो। कुछ दिनों के बाद, मम्मी, बच्चे के लिए आपने मेरी शादी चमेली के साथ करवा तो दी, लेकिन दिन और रात का चैन मिट गया है। सारा दिन शीतल और चमेली की बहस चलती रहती है। अब शीतल को इस घर में रखने से क्या होगा? मैं तो कहती हूँ उसे घर से निकाल दो, है भी किस काम की। मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ, वो मेरी पत्नी है, उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं। तुम्हारी पत्नी चमेली है, चमेली, उससे प्यार करो। अरे तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है वो। अभिमन्यु, मैं खुद ही इस घर से चली जाती हूँ। वैसे भी अपने ही घर में नौकरों की तरह रहकर परेशान हो चुकी हूँ। घर की नौकरानी मेरे ऊपर हुक्म चलाती है, वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है। अब मेरा इस घर में क्या काम? अभिमन्यु के बार बार रोकने पर भी शीतल उस घर से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद चमेली एक बच्चे को जन्म देती है। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे बेटे का घर भर गया, उसका अपना बच्चा इस दुनिया में आ गया। मम्मी जी, बच्चे को हाथ लगाने से पहले मेरी एक शर्त तो सुन लो। तुम कहना क्या चाहती हो चमेली? आपकी मम्मी को बहुत शौक था ना अपने पोते को खिलाने का। अब देखो, इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत तो होती है। तुम अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, बच्चा तुम्हारे नाम। अरे लेकिन मैंने अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाई है, अब ये सौदेबाजी कहाँ से आ गई? जो औरत अपनी बहू को घर से निकाल कर एक नौकरानी के साथ अपने बेटे की शादी करवा दे, वो तो सौदेबाजी कर ही सकती है ना। उसका कैसे भरोसा कर सकते हैं? मुझे बस आप लोगों की प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बाद ही बच्चे को आप हाथ लगा सकते हैं। मैंने कहा था ना मम्मी, आप गलत कर रही हैं। देखिए, उसका नतीजा आपके सामने है। जब शीतल को पता चलता है कि अभिमन्यु और चमेली का बच्चा दुनिया में आ गया है, तो वो अपने घर पहुंचती है। अभिमन्यु, कहाँ है आपका बच्चा? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? कुछ भी मत पूछो शीतल, माँ की हुई एक गलती हम लोगों पर भारी पड़ रही है। वो नौकरानी अपनी औकात पर आ गई है और अब हमसे अपनी आधी प्रॉपर्टी मांग रही है, वो भी बच्चे के बदले में। एक बात कहूँ अभिमन्यु, आप उससे कुछ भी देने से मना कर दो। अरे कैसी बात कर रही हो? मेरे बेटे की औलाद है उसके पास, ऐसे कैसे मना कर दे? मम्मी जी, वो अभिमन्यु का बच्चा नहीं है, वो चमेली और उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा है। ये तुम क्या कह रही हो शीतल? ये देखिए वीडियो। चमेली और उसका बॉयफ्रेंड आपस में बातें कर रहे हैं कि उन दोनों ने मिलकर आपको बेवकूफ़ बनाया है और अब इस बच्चे के बदले आपसे प्रॉपर्टी भी हड़प लेंगे। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ना तो बच्चा मिला और अपने बेटे की नौकरानी के साथ शादी करवा दी सो अलग। अब क्या होगा? मुझे माफ कर दो शीतल, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। अभिमन्यु, मैंने कहा ना, उस नौकरानी को उसके बच्चे सहित इस घर से बाहर निकाल दो। लगता है मेरे अभिमन्यु का बाप बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अभिमन्यु, अपनी मम्मी से कहो कि परेशान ना हो। आपको याद है एक बार हम एक IVF सेंटर गए थे, मैंने फिर से वहाँ जाकर बात की थी और आपको पता है इस बार मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि हमने वहाँ पर प्रोसीजर करवाया था जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और इस बात का पता मुझे बस कुछ महीने पहले ही लगा है। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है अभिमन्यु। मुझे माफ कर दो शीतल बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं माँ, लेकिन अब हमें उस धोखेबाज नौकरानी को इस घर से बाहर निकालना है और इस घर की मालकिन को वापस घर लाना है, वो भी अपने बच्चे के साथ। अब शाम के समय सविता की ठेली पर अचानक ही एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो पुलिस वाला बोलता है, सुनो सविता, तुम्हारा ही नाम है क्या? जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा ही नाम सविता है। बताइए, कोई बात हो गई है क्या? सविता, तुम तो गुपचुप और चाट बेचती हो। मैंने सुना है कि उसमें मिलावट करती हो। बहुत सारे लोगों का तुम्हारा गुपचुप और चाट खाकर पेट खराब हो गया है। कई लोगों की तबीयत तुम्हारी इस चाट को खाने की वजह से खराब हो गई है, इसलिए कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट की है। अब तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, वो भी अभी इसी वक्त। लेकिन
इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बहुत दिनों से बल्कि महीनों से ये गुपचुप और चाट बेचती हूँ, कभी कोई भी शिकायत नहीं आई। अगर ऐसा होता तो कोई तो ग्राहक आकर मुझसे इस बारे में शिकायत करता। मैंने अपने गुपचुप और चाट में कुछ भी मिलावट नहीं की है साहब। इसका फैसला तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद ही होगा। ये सब कुछ मैं तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं बता सकता। तुम्हारे गुपचुप और चाट के सैंपल की जांच भी होगी, तभी पता चल पाएगा कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। सैंपल की जांच के बाद सब सामने आ जाएगा। इसके बाद में ऐसा कहकर पुलिस वाला सविता को पकड़कर थाने ले जाता है और उसके गुपचुप और चाट के सैंपल का टेस्ट होता है और टेस्ट में वो फेल हो जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। सविता बेचारी जेल के अंदर बिलक बिलक कर रो रही थी। दूसरी तरफ जब सविता की माँ को ये बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी होती है और खुद से कहती है, मेरी बेटी में तो कोई दोष नहीं था, क्या पता ये पुलिस वाले इसे क्यों ही पकड़ कर ले गए। उसके पिता के जाने के बाद सविता ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था। इस घर के मर्द की तरह सारी जिम्मेदारियां निभाई थी, लेकिन अब मेरी बच्ची जेल चली गई है, ना जाने घर का खर्चा कैसे चलेगा। निधि बेटा, अब तो तुझे ही दुकान लगाकर घर के खर्चे को संभालना होगा। सविता की जमानत भी करवानी होगी और उसके लिए पैसे भी तो जुटाने हैं। ये क्या कह रही हो माँ? मैं ठेला लगाऊंगी? मुझे तो धूप में काम करने की आदत नहीं है, तो मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? और फिर? क्या बेटा, क्या फिर? तू तो जानती है कि सविता अब जेल चली गई है और मेरी भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है, इसीलिए मैं तो ठेले पर खड़ी नहीं हो सकती ना। अब तो तुझे ही ये सब कुछ संभालना है। घर में तो राशन भी खत्म हो गया है, भला हम लोग भूखे प्यासे कब तक इस तरह अपना गुजारा कर पाएंगे। अब तुझे ही ठेला चलाना होगा। अब उसके बाद निधि के पास कोई जवाब नहीं था। निधि अगले दिन धूप में गुपचुप और चाट का ठेला लगाती है। धीरे धीरे दोपहर के पहर के साथ धूप बढ़ती जा रही थी। निधि को बहुत तेज गर्मी लग रही थी। वो बार बार पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रही थी। आखिर में निधि को चक्कर आ जाता है और वो गिर पड़ती है। बड़ी मुश्किल से निधि खुद ही लड़खड़ाते हुए अपनी आँख को संभालती है और छाव में जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? मैंने सिर्फ एक दिन ये ठेला लगाया और मेरी इतनी तबीयत खराब लग रही है कि मुझसे ये काम ही नहीं किया जा रहा। और मेरी बेचारी छोटी बहन हर दिन ठेला लगाकर हम लोगों का खर्चा उठाती थी, यहाँ तक कि उसने बड़ी बहन की शादी भी करवा दी। मैंने ही बहुत बड़ी गलती की। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी और पुलिस वालों को सारा सच बता दूंगी। मेरी गलती की सजा मेरी भोली भाली बहन नहीं भुगतेगी। उसने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और मैंने थोड़े से गुस्से के चलते उसके साथ कितना बुरा कर दिया। इसके बाद निधि पुलिस स्टेशन में जाती है और सारी बातें पुलिस वालों को सच सच बता देती है। फिर पुलिस वाले उस पर बहुत नाराज भी होते हैं और इंस्पेक्टर निधि को जवाब देता है, अभी तो मैं तुम दोनों बहनों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को अंदर कर दूंगा और उसके बाद कोई भी तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएगा, समझे? अब जाओ यहाँ से और मेरे कानों तक तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना। चलो जाओ। पीछे रह गई जमींदार की ठहाकों वाली हंसी, जो मोहन के आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचा रही थी। पर मोहन को नहीं पता था कि इस अपमान के बाद ही उसकी किस्मत का जादुई दरवाजा खुलने वाला था। जमींदार ने मोहन को धक्के देकर निकाल दिया था। मोहन हताश होकर लौट रहा था, तभी झाड़ियों से कराहने की आवाज आई। अरे, ये नन्ही से चिड़िया, इसके पंख तो खून से सने हैं। कितना तड़प रही है ये। लगता है किसी बेरहम शिकारी का तीर इसकी रूह को छूकर गुजरा है। मोहन चिड़िया को हथेली पर उठाता है। चिड़िया कांप रही है। छोटी सी जान, तू क्यों रोती है? तेरा तो कोई घर भी नहीं जिसे जमींदार छीन ले। देख, मेरे पास तुझे खिलाने के लिए दाना तो नहीं है, पर ये पानी की आखिरी बूंदे तेरे नाम। मेरी प्यास से बड़ी तेरी जिंदगी है। मेरी धोती का ये टुकड़ा शायद तेरे घाव ना भर पाए, पर तेरी तड़प को थोड़ा आराम तो दे सकता है। मोहन अपनी फटी कमीज का कोना फाड़ता है और बड़ी कोमलता से चिड़िया की पट्टी करता है। अचानक एक तेज रोशनी होती है
और चिड़िया एक दिव्य परी में बदल जाती है। मोहन, मैंने आज तक महलों में सोने के थाल में 56 भोग खाते हुए लोग देखे हैं, पर तुम्हारे जैसा अमीर दिल नहीं देखा। जिसके पास खुद के खाने को निवाला नहीं, वो अपनी फटी कमीज फाड़कर एक पक्षी का घाव भर रहा है। तुम्हारी इस निस्वार्थ करुणा ने मुझे विवश कर दिया कि मैं तुम्हारी मदद करूं। आप कौन हैं देवी? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा थी मोहन। ये लो, ये आलू और मटर के बीज साधारण नहीं है। इन्हें उस जमीन पर बोना जहाँ तुमने अपनी गरीबी के सबसे ज्यादा आंसू बहाए हैं। ये फसल तुम्हारी तकदीर बदल देगी, लेकिन याद रखना, ये जादू तभी तक रहेगा जब तक तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए दर्द रहेगा। जिस दिन अहंकार आया, ये फसल पत्थर बन जाएगी। परी तो एक दिव्य प्रकाश पुंज बनकर आसमान में विलीन हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई मोहन को हक्का बक्का, निशब्द और कांपते हाथों में वो मखमली पोटली थामे हुए। मोहन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद भूख के मारे उसका सर चकरा रहा है और ये सब उसकी कल्पना है। वो बार बार अपनी आंखों को मलता और फिर उस सुनहरी पोटली को देखता। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मोहन, तू पागल हो गया है। भूख और धूप ने तेरे दिमाग पर असर कर दिया है। भला एक मामूली चिड़िया परी कैसे बन सकती है? और ये बीज, ये मखमली कपड़ा, क्या सच में इसमें मेरी किस्मत बंद है, या ये मेरी आखिरी उम्मीद का कोई क्रूर मजाक है? अगर मैंने ये बात घर पर बताई तो बिमला हंसेगी। माँ कहेगी कि बेटा होश खो बैठा है। पर ये पोटली, इसका स्पर्श कितना कोमल है, जैसे किसी ने रूह को सहला दिया हो। वो पगडंडी पर चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसे उम्मीद हो कि वो चिड़िया फिर से कहीं चहकती हुई मिल जाएगी। उसके मन में डर और उम्मीद की एक जंग चल रही थी। पैर थक कर भारी हो रहे थे, पर दिल की धड़कनें किसी अनहोनी की आहट से तेज थीं। मोहन जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि दीपक आंगन में मिट्टी से खेल रहा है और बिमला चूल्हे के पास बैठी सूखी लकड़ियां बटोर रही है। मोहन का चेहरा उतरा हुआ था, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मोहन, आ गए तुम? क्या हुआ? जमींदार ने कुछ दिया? तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? और तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो, जैसे कोई डरावना सपना देख लिया हो? बिमला, माँ, जल्दी इधर आओ। आज जो हुआ, अगर मैं अपनी आंखों से न देखता तो कभी यकीन न करता। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, पर आज कुदरत ने मुझसे बात की है। क्या हुआ बेटा? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? शांत हो जा, पहले पानी पी। माँ, आज रास्ते में मैंने एक घायल चिड़िया की जान बचाई। उसे पानी पिलाया, अपनी कमीज फाड़कर उसकी पट्टी की, और फिर पलक झपकते ही वो चिड़िया एक नुमानी परी में बदल गई। उसने कहा कि वो मेरी परीक्षा ले रही थी। उसने मुझे ये बीज दिए हैं माँ। उसने कहा कि ये जादुई आलू और मटर हैं। अगर इन्हें सच्चे मन से बोया जाए तो ये हमारी तकदीर बदल देंगे। बिमला हैरानी और अविश्वास से, परी? मोहन, क्या कह रहे हो? कहीं भूख के मारे तुम्हारी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? इस जमाने में परियां कहाँ आती हैं? हमें मेहनत से रोटी नहीं मिल रही और तुम करिश्मे की बात कर रहे हो? बिमला, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। रास्ते भर मैं खुद को यही समझाता रहा कि मैं सपना देख रहा हूँ। पर देखो इस पोटली को, क्या ये किसी गरीब किसान के घर की चीज लग रही है? माँ, जब उस परी ने मुझसे बात की तो मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया। उसकी आवाज में वही ममता थी जो तुम्हारी आवाज में है। उसने कहा, जब तक मन साफ रहेगा ये फसल सोना उगलती रहेगी। बेटा, इस दुनिया में जो हम देख नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो होता नहीं है। तेरी ईमानदारी का सिला देने खुद विधाता किसी न किसी रूप में आते ही हैं। बिमला, शक मत कर, ये बीज नहीं, ये हमारे सब्र के
रील्स वाली बहू। प्रज्ञा को रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज है और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है, खाते पीते घूमते फिरते, घर में कॉलेज में। रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाईलाइटेड है। जहां उसकी रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है। एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है, 1 मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। यह नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दे जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहां प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। जब वी मीट और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आए तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चूकती नहीं, यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के पुल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज। नौकर काम करेंगी और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और विकी के घर आती ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है। विकी भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विकी कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विकी बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगे रहते हो। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम भी मेरे साथ रील्स